अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ खुसूसी बातचीत के लिए आज मौजूद है मारूफ दानिश्वर, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर जनाब सैयद ज़फ़र महमूद साहब। वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के लिए कितना ख़तरनाक है, इस बिल का आम मुसलमानों की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ेगा और इस बिल का पास होने से रुकना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल ये बिल JPC के पास है, मुस्लिम सजेशन भेज रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है, JPC की कई मीटिंग भी हो चुकी है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी मुस्लिम तंजीमों की अपील पर तकरीबन देश भर से 5 करोड़ मुसलमानों से ज़्यादा ने अपनी राय भी भेजी है कि बिल पास नहीं होना चाहिए। इन तमाम इशूज़ पर बातचीत करेंगे जनाब सैयद ज़फ़र महमूद साहब से। ज़फ़र साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। थैंक यू। ये जो वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट है, ये एक्ट कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए ख़तरनाक है, लगातार मीटिंग हो रही है, कैसे ये बिल गलत है? जी, इसमें शुरू में ही मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं जी कि इसके बारे में जो मेरा ख़्याल है वो ये है कि ये वक्फ़ बिल 2024 जो है वो अमली बेज़ाब्तगियों का शिकार है और आइनी खिलाफ वर्जियों, पसमानदा इक़दामात, गैर मंतक़ी बातों, गैर जवाज़ों और पेशगी तसव्वुरात से भरा हुआ है। ये अब ज़रा हिंदी उर्दू शकील है तो मैं हिंदी में भी आपको अर्ज़ करूँ कि वक्फ़ बिल 2024 प्रक्रियागत अनियमितताओं से पीड़ित है और ये संवैधानिक उल्लंघनों, प्रतिगामी कदमों, तर्कहीनताओं, अनुचितताओं और पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है। अब ये हिंदी भी शकील है, अब मैं इंग्लिश में आपको पेश करता हूँ कि वक्फ़ बिल 2024 सफ़र्स फ्राम प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटीज़, constitutional violations, retrograde steps, irrationalities, non-justifications and preconceived notions. इस वजह से the whole bill must be returned to the ministry with the directions that this bill should not be presented to the parliament. That is my very well considered view और उसके बारे में तफसील मैं आपको बयान कर सकता हूँ। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि बिल मुसलमानों के मफाद में है, वक्फ़ अमेंडमेंट वक्फ़ की जायदाद की हिफाजत के लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिल आइन का ही वायलेशन है और इसको रिजेक्ट होना चाहिए? जी, ऐसा है। देखिए कि पहले कुछ हक़ायक़ समझना ज़रूरी है। जो प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल कमेटी थी जो मनमोहन सिंह साहब ने बनाई थी, जिसके सरबराह जस्टिस सच्चर साहब थे, उसने पूरे हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में 25 ज़बानों में इश्तिहारात दे करके और बड़े बड़े इश्तिहारात और पूरे मुल्क से इंफॉर्मेशन गैदर की पूरी अपॉर्चुनिटी महीनों तक के लिए, और उसके बड़ी भारी तादाद में जवाबात आए। उन जवाबात और उन रिप्रेजेंटेशंस को एनालाइज करने के लिए बाकायदा कंसल्टेंट्स बिठाए गए, वो सब किया गया। साथ ही साथ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 1996 में बनी थी, फिर 2006 में वो पार्लियामेंट बदल गई थी तो उसके बाद फिर दोबारा बनाई गई। उसने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। वो कमेटी भी पूरे मुल्क में गई और हमारी सच्चर कमेटी भी पूरे मुल्क में गई, मैं खुद गया। और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? ये स्टेट वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल और बहुत बड़ी तादाद में वो हैं मुतवल्ली, लाखों की तादाद में, और मुस्लिम तंजीमें और अफराद, इंटेलेक्चुअल्स, ओपिनियन, इन सब को फुल अपॉर्चुनिटी दी और बहुत बड़ी तादाद में तमाम सब दस्तावेज़ जमा हुए। उसको एनालाइज करके उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो रिकमेंडेशंस किए दोनों ने, जो JPC ने भी और सच्चर कमेटी ने भी। उनको एनालाइज जब कमेटी में उसने मिनिस्ट्री में किया जाने लगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बनाई, जिससे 15 सेक्रेटरीज थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उसके हेड थे कैबिनेट सेक्रेटरी। उन्होंने उसको एनालाइज किया और उसके बाद फिर ये बिल पेश हुआ। अब 2013 में बिल पेश हुआ था और 2014 में वो उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए, कानून बन गया। बड़ी भारी तादाद में उसमें अमेंडमेंट्स कर दिए कि मजबूती दे दी गई मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर। रहमान खान जब मिनिस्टर रहमान खान साहब मिनिस्टर थे
जब वो हो गया तो होना ये चाहिए था कि 2014 से लेके 2024 तक उसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई दिक्कत आई या उसके क्या नेगेटिव्स आए या पॉजिटिव क्या आए वगैरह, वो स्टडी करनी चाहिए थी। वो तो स्टडी हुई नहीं, बल्कि 10 साल के बाद अचानक एक आँखें खुली कि अरे भाई वो 2014 में जो चेंजेस हुए थे उसको वापस कर देना चाहिए। इस वजह से 2024 का बिल लाया गया है। सुनिए और भी सुन लीजिए आप मुझसे, कि जो सबसे ऊंची तंजीम है, सबसे आला तंजीम है वक्फ के मैनेजमेंट के लिए मुल्क में, वो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल जी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मिनिस्टर साहब खुद तो चेयरमैन होते हैं, प्लस उसमें एक गवर्नमेंट का ऑफिसर सेक्रेटरी होता है, बाकी 20 मेंबर्स होते हैं। जो मौजूदा कानून है 1995 से चला आ रहा है, उसमें ये लिखा है कि वो 20 के 20 मेंबर्स मुसलमान होंगे, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो साहब सेक्रेटरी होंगे ऑफिसर वो भी मुसलमान होंगे। सिर्फ मिनिस्टर ये है कि जो भी मिनिस्टर होगा वो हो जाएगा, मुसलमान हो या ना हो कोई बात नहीं। 2 साल से वो ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, एक भी मेंबर नहीं है, पूरा खला है वहाँ पर, वैक्यूम है। और जो साहब सेक्रेटरी हैं वो एक एडिशनल चार्ज दिया हुआ है किसी एग्जिस्टिंग ऑफिसर को जो कि मुसलमान नहीं। तो कानून की पूरी तरह से खिलाफ वर्जी करके, चेयरमैन भी नहीं है, चेयरमैन तो मिनिस्टर है ही, साकेत में या कहीं ऑफिस थी, नहीं, चेयरमैन तो मिनिस्टर होता है ना जी, चेयरमैन तो मिनिस्टर खुद होता है। तो अब वो ज़ाहिर है उस तरह से और दिक्कतें पेश आएँ, इसलिए उनके तो स्टैट्यूटरी वर्क्स हैं, उनके कानूनी काम है कि वो पूरे जो 29 स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं उनको संभालना, उनको मॉनिटर करना वगैरह, वो भी नहीं हुआ। और ये तय है कि जो वक्फ बिल बनने की जो प्रक्रिया हुई, जो प्रोसीजर हुआ, उस प्रोसीजर में तो कहीं मुसलमानों का कोई रोल नहीं था। इस वजह से कि जो मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब आगे आप पूछिए तो मैं आपको और बताऊँ पॉइंट वाइज से कि जो 24 का बिल है तो 2013 के अमेंडमेंट्स को इसमें ख़त्म किया गया है या उसके अलावा भी बहुत कुछ इसमें चेंजिंग है? उसके अलावा भी बहुत कुछ चेंजेस हैं उसमें। तो ये है बड़े चेंजेस क्या है बहुत, हाँ ये बात आपकी अब सही है कि अब आप ये पूछ रहे हैं कि उसके पहले मैं आपको ये भी अर्ज़ कर दूं कि ये जो जितनी टोटल कार्रवाई हुई जो सच्चर कमेटी ने की थी, जिसकी बुनियाद पे 2013 में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसकी पूरी रुदात 18 महीने सच्चर कमेटी रही। पूरी रुदात सारी इतनी मोटी मोटी फाइलें बाइंड करके मिनिस्ट्री को दे दी गई थी और एक पैरेलल कॉपी बाइंड करके नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम को दे दिया गया। वहाँ सब तफसील देखी जा सकती है जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। जबकि हाँ, और ये दोनों रिपोर्टें संसद के पटल पे भी रख दी गई थी, ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, वहाँ भी रख दी गई थी। मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया, अपने कैबिनेट ने अप्रूव किया और सारा सब इम्प्लीमेंटेशन हो गया वगैरह वगैरह। अब क्या है कि अब भारी सवाल क्यों हुए, उसके लिए कुछ सवालात पूछना ज़रूरी है जी। वो ये है कि 2013 के अमेंडमेंट के बाद रूल्स और जो बने होंगे उसकी रोशनी में क्या क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई, इसके ऊपर क्या 29 स्टेट वक्फ बोर्ड से और सेंट्रल वक्फ काउंसिल से सब मालूमात कर ली गई। अगर कर ली गई तो वो जेपीसी को पेश कर दी जाए। कहीं हुई नहीं, इसलिए कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल तो थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं है, हाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और उसी तरह से जो मुस्लिम तंजीमें हैं नेशनल लेवल की, कम से कम जो बड़ी बड़ी हैं, उनसे पूछताछ की गई क्या? पॉइंट वाइज उन्होंने कुछ लिखा, उसके बारे में मुतवल्लियों से, लाखों मुतवल्ली हैं, दे आर द बेसिक स्टेक होल्डर्स, उससे कुछ पूछताछ की गई। वो अगर कुछ किया गया हो तो जेपीसी के सामने बताया जाए, वो हुआ नहीं। अब उसके बावजूद जो है वो वाइड रेंजिंग चेंजेस कर दिए गए हैं। देखिए स्टेटमेंट ऑफ, हाँ आप फरमाइए। नहीं वही कि तो जो बड़े चेंजेस हैं इनके जी, वो क्या क्या हैं जो पहले था 2013 का या 1995 के एक्ट का, जिसको उन्होंने बदल दिया? जी देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि यूपी का एक कानून है, उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट, ये है 1983 का।
उसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रतिष्ठान है, हिंदू प्रतिष्ठान बनारस में, वाराणसी में, उसका जो ट्रस्ट होगा, उसके जो मेंबर्स होंगे उसमें वाराणसी का कलेक्टर और कमिश्नर और 4 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ यूपी गवर्नमेंट और 1 डायरेक्टर कल्चर, ये लोग उसके ट्रस्ट के मेंबर्स हैं। बाकायदा कानून में लिखा है जी। और उसी के नीचे ये लिखा है इनमें से अगर कोई हिंदू नहीं हो तो फिर उसका सबऑर्डिनेट जो हिंदू होगा वो होगा। मतलब रिलीजन की शर्त लगा दी गई है, कानून में लिखा है। हिंदू का धार्मिक स्थल है, यस, तो जो भी इसके मेंबर्स होंगे वो हिंदू ही हो, मुस्लिम ऑफिसर नहीं होना चाहिए उसका मेंबर। खाली मुस्लिम नहीं, कोई किसी भी मज़हब का दूसरा नहीं हो सकता, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि अच्छा, क्योंकि मुल्क का ये कानून है जी। मुल्क का कानून ये किस तरह से है, खाली उत्तर प्रदेश का नहीं है ये। आप तमिलनाडु चले जाइए, वहाँ का जो रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट है उसमें भी यही लिखा हुआ है। आंध्र प्रदेश चले जाइए, आप कर्नाटक चले जाइए, आप उड़ीसा चले जाइए, किसी भी स्टेट में आप जाइए जहाँ ये कानून बना हुआ है, सब जगह ये लिखा हुआ है हिंदू जो प्रतिष्ठान हैं उनकी देख रेख के लिए जितने लोग होंगे ऊपर से लेकर नीचे तक सब हिंदू होंगे। तो ये चीज़ क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 26 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसी में ये लिखा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि हर मज़हब के मानने वाले जो तबके हैं जी। उनको पूरी आज़ादी और उनका पूरा हक़ है कि वो अपने मैटर्स का खुद इंतज़ाम करें, पर्टिकुलरली अपनी प्रॉपर्टीज़ का, रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ का जो खुद अरेंजमेंट हुकूमत को भी इंटरफेयर करने का उसमें कोई राइट नहीं है। कोई राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा। और पीछे जाइए तो एक 1863 का 160 साल पुराना कानून है, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो है हर स्टेट गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी और कमेटी में सिर्फ उस मज़हब के लोग होंगे जिस मज़हब की प्रॉपर्टीज़ की देखभाल करने के लिए वो कमेटी बनाएगी। मतलब ब्रिटिश एम्पायर को भी इस बात का ख्याल था कि जी, जो रिलीजियस कम्युनिटी खुद अपना फैसला करे। करेक्ट। और मैंने आपको अभी अर्ज कर दिया, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property and to administer such properties। सब पूरा एक्ट उसमें कानून कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। तो जब इतनी सब बात गारंटीज़ दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद आप ये कहें, क्या कहें कि अब इन्होंने क्या चेंजेस किए मालूम है आपको? जो एपेक्स बॉडी है, आप कौन सी है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, उसे मैंने आपसे कहा कि 20 मेंबर, 20 के 20 मुसलमान हैं और सेक्रेटरी भी मुसलमान हैं। अब ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि उस 20 में से 2 का तो गैर मुस्लिम होना ज़रूरी है। ये आपने कभी सुना ऐसा? 2 का तो नॉन मुस्लिम होना ज़रूरी है, ये लाजमी कर दिया, लाजमी कर दिया। और उसके अलावा भी गैर मुस्लिम हो सकते, 13 तक जो हैं वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं और सेक्रेटरी का भी मुसलमान होना कोई ज़रूरी नहीं। तो पूरा का पूरा इन्होंने चेंज ही कर दिया। रिलीजियस प्रॉपर्टी है, दीनी मामला है, मुदाखलत करने वाले कौन होते हैं इसमें? फिर तो जो हिंदू प्रतिष्ठान है वहाँ भी यही होना चाहिए कि वहाँ भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदू। और सुनिए, स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं, हर स्टेट में एक स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, वो करता है। वहाँ तो चेयरमैन भी मुसलमान होना ज़रूरी है। वहाँ 11 मेंबर्स होते हैं जो स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं। वहाँ सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन हैज़ टू बी मुस्लिम अकॉर्डिंग टू लॉ, और जो सेक्रेटरी उसका भी मुस्लिम होना ज़रूरी है। अब इन्होंने कहा कि उसमें से कम 2 तो गैर मुस्लिम होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात ये कि 11 में से 7 तक गैर मुस्लिम हो सकते हैं, 7। और तीसरी बात ये कि जो ऑफिसर है उसका भी मुसलमान होना ज़रूरी नहीं। अब आप मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें क्या क्या खराबियाँ हैं, सिर्फ तो मैं क्या क्या बताऊँ आपको। और भी कई सारे बड़े चेंजेस हो सकते हैं जी। अब जैसे जैन कम्युनिटी है, उनकी अपना मंदिर है, उनकी अपनी रिलीजियस प्रॉपर्टी है, क्रिश्चियन का है, पुणे यहाँ गोवा में बहुत ज़्यादा है कम्युनिटी का। तो मुस्लिम्स के साथ ही ऐसा क्यों? राम मंदिर का ट्रस्ट है, उसमें तो कभी किसी मुसलमान ने मांग नहीं की कि कोई मुसलमान उसका मेंबर हो।
तो ये तो हुकूमत से पूछना होगा जो ये बिल लेकर के आई। जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है या जो स्टेट का वक्फ बोर्ड है, अब ये मस्जिदों के इमाम को भी मुंतखब करते हैं कि मस्जिद के इमाम हो कौन होगा, उसकी तनख्वाह दी जाती है। तो कहा अब ये गैर मुस्लिम आकर के तय करेंगे कि मस्जिद के इमाम कौन होगा, नमाज कौन पढ़ाएगा। ये जो वक्फ है ना, ये मज़हब का हिस्सा है जी, ये कोई दुनियावी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये मज़हब का हिस्सा है। ये मज़हब में हमारे यहाँ ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, है ना। जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें से सारा का सारा तुम्हारा नहीं है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 219 है जी। उसमें कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपके साथी लोग आपसे पूछ रहे हैं कि अल्लाह की राह में कितना करना है। आप उनसे कहिए कि हमने उनको जो इस्तिताअत दी है, जो कुछ भी दिया है, उसमें से वो सिर्फ उतना रोकें अपने लिए जो उनकी ज़ात के लिए या उनकी न्यूक्लियर फैमिली के लिए, जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए वाजिबी ज़रूरत है। उसके अलावा उनका है ही नहीं, उसके अलावा बाकी ज़रूरतमंद लोगों का है। तो आप वहाँ से उसको करते चले जाएं कि जो आले बताए। सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ सूरह हशर में है कि देयर शुड बी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी अडॉप्ट हो गया बाय द वे। तो सर्कुलेट वेल्थ किस तरह से होगी, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ बताई गई वो तो ज़कात और सदका सब लोग जानते हैं, लेकिन और कुलिल अफ़वा भी, लेकिन वक्फ़ जो है बड़ा यूनिक उसकी एक इंस्ट्रूमेंटलिटी है जो कि आमतौर से एज ए पार्ट ऑफ द रिलीजन किसी दूसरे मज़हब में नहीं है। तो ये मज़हब का हिस्सा है। तो मज़हब के हिस्से के ऊपर जो पूरी गारंटी दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि साहब आप खुद अपना इंतज़ाम करिए, तो फिर कहाँ से आ गया? दूसरे क्यों आएंगे इसमें? एक ये बड़ा चेंज है। दूसरा अहम चेंज क्या है इसमें? अच्छा, अब देखिए, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये इसकी बहुत तफसीलें और भी हैं। अच्छा, और भी इसमें तफसील है क्या? इसमें और भी तफसील है, लेकिन ये कि आप पूछ रहे हैं कि नहीं बता सकते हैं, हमारे पास देखिए ऐसा है कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है ना जी, उसके अंदर जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वहाँ के स्टेट से वो, और MLAs इनके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं उसके अंदर। तो उसमें ये भी लिखा था, जो अभी जो कानून है आज भी वो कानून है, उसमें यह भी लिखा है कि अगर वहाँ कोई मुस्लिम MP ना हो या मुस्लिम MLA ना हो तो जो साबिक़ मुस्लिम MP हैं, साबिक़ मुस्लिम MLA हैं, उनमें से ले सकते हैं अगर मौजूदा। कितना उम्दा कानून है ना। बिल्कुल। तो वो सब ख़त्म अब बिल में। तो बहरहाल आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। तो होना ही चाहिए कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जितनी भी तब्दीलियां करने को कह रहे हैं या स्टेट वक्फ बोर्ड में, ये सब की सब रिजेक्ट हो जानी चाहिए। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ऐसी शिक है ही नहीं प्रपोज्ड, ऐसा कोई भी प्रपोजल ऐसा है ही नहीं जिसके बारे में ये कहा जा सके अच्छा ठीक है ये कर। अच्छा, चेयरमैन के लिए मुस्लिम होने की शर्त बरकरार है, ये भी ख़त्म है? किसके चेयरमैन? स्टेट वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ? सब खत्म। हाँ, मतलब चेयरमैन भी मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अभी आप सुने जाइए, ये तो जी इब्तिदाई इश्क है। होता है क्या? अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि जो वक्फ का कानून है अभी जो एग्जिस्टिंग, उसका नाम है वक्फ बिल, वो वक्फ एक्ट, वक्फ कानून कह रहे हैं, उसको बदल दो। बदल के क्या कर दो, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। इतना लंबा नाम? हाँ, इतना लंबा नाम। क्या? क्योंकि उसकी अहमियत कम करनी है और कोई उसका रीज़न नहीं दिया। स्टेटमेंट ऑफ रीज़न से एक फ़ाइल किया जाता है पार्लियामेंट में एट द टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द बिल, उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ना मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बताया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप ही बताइए, कोई समझ अकली काम नहीं करती। मतलब अलावा इसके उसमें अमेंडमेंट होता है तो वजह बताई जाती है। यस। अब आप आगे सुनिए, एक नई डेफिनेशन ला रहे हैं। एक डेफिनेशन क्लॉज होता है ना हर कानून में, तो एक नई डेफिनेशन ला रहे हैं, उसका नाम रखा है सरकारी तंजीम, मैं उर्दू में कह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी। अब आप आगे देखिएगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें उसकी जो तारीफ़ है, मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमतें, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायतें, उनसे मुंसलिक और उनके मातहत सब दफ्तर, मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत के ख़ुद मुख्तार इदारे या कोई भी तंजीम या इदारा जो मरकज़ी हुकूमत या रियासती हुकूमत की मिल्कियत और कंट्रोल में हो। इतना वाइड रेंजिंग कर दिया। अब आगे सुनिए, अगली डेफिनेशन, एक सरकारी जायदाद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, एक नई डेफिनेशन लेके आए हैं।
मज़ीद एक इस्तिलाह मुतारिफ़ की गई, उसके मतलब क्या रखे कि जितनी भी जायदाद ऐसी हैं जिसका कोई भी हिस्सा सरकारी तंजीम की मिल्कियत हो, सरकारी तंजीम को डिफ़ाइन कर दिया, कुछ छोड़ा नहीं उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उनका कोई मातहत इदारा, उनमें से किसी की भी कोई भी जायदाद है वो सरकारी जायदाद कहलाएगी, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब आगे देखिए जी, आगे ये कह दिया कि कलेक्टर को ये पावर दे रहे हैं कि वो जब कभी चाहे किसी भी वक्त प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सरकारी जायदाद है, ख़त्म। मतलब कलेक्टर सीधे ये डिक्लेयर कर सकता है या कोई सबूत चाहिए कोई? नहीं, वो तो देखिए, वो तो जाहिर है, वो तो अंडरस्टूड है। वो अपने सबूत करने के लिए क्या करता है, क्या चीज़ जमा करता है, क्या नहीं करता है, ये तो अब वो गवर्नमेंट का ऑफिसर है, उन्हीं का माता है। लेकिन अब ये पावर कलेक्टर के पास है। पावर कलेक्टर नहीं, पावर थी नहीं कभी ऐसी, ये तो थी ये पावर किसी को था ही नहीं कि नई पावर क्रिएट की और कलेक्टर को दे दी। और कलेक्टर मातहत किसका होता है? दोनों का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी। चूँकि सेंट्रल की जो होम मिनिस्ट्री है उसमें उसके तहत सारे IAS ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन दे आर पोस्टेड इन डिफरेंट स्टेट्स, तो स्टेट के भी मातहत होते हैं। उसमें ज़्यादा वो सेंटर ही सुनता है। जाहिर है सर, अगर नहीं सुनेगा हटा दिया जाएगा। जी, इसको पता है कि कौन कलेक्टर नहीं रहेगा, पावरफुल है। जाहिर है वो तो कलेक्टर ही नहीं रहेगा, वो तो बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल। अब एक नई चीज़ लाएँ, एक और डेफिनेशन, पोर्टल एंड डेटाबेस, ये नई डेफिनेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकज़ी हुकूमत एक पोर्टल बनाएगी जो इसमें ऑनलाइन पोर्टल बनाएगी जिसमें कि जितनी तफसील जो कुछ भी मुमकिन है सब लिख देगी उसके अंदर, और सारी जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो 200 साल से चल रही हूँ, चाहे 300 साल से चल रही हूँ, सबको उसके अंदर अपने को इंदराज करना है अलॉन्ग विद वक्फ डीड। अब 300 साल पहले मेरे दादा के दादा के दादा के दादा ने एक वक्फ प्रॉपर्टी कर दी, और कानून में, इसमें दीन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि लिखत पढ़त में करो। दीन में लिखा है कि आपने इंटेंशन अपना जाहिर कर दिया, हो गया वक्फ, है ना। ऐसे भी दीन में अब ये कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। यस, अब ये कह रहे हैं कि जब तक वक्फ डीड नहीं लाओगे 300 साल पुराना, तब तक वो वक्फ नहीं, तुम्हारा वक्फ कैरेक्टर ख़त्म। तो फिर कौन मालिक होगा उस ज़मीन का? जिसको गवर्नमेंट चाहे दे दे, वो कलेक्टर हो गया, वो जिसको चाहे अलॉट कर दे। अब दिल्ली की जामा मस्जिद है, हाँ, शाहजहां ने बनवाई, कौन के नाम वक्फ है, तो अब वो तो खाली मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी, आप किसी भी मज़हब की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो 300 400 साल पुरानी, गोल्डन टेम्पल के लिए कहीं लाइव डॉक्यूमेंट्स दिखाइए अपना, कितने डॉक्यूमेंट्स दिखने वहाँ दिख पाएंगे। और जो पहला डॉक्यूमेंट है कि जब किसी ने वो ज़मीन वक्फ की होगी, हाँ वो तो वो इस तरह की हज़ारों साल पुरानी मंदिर है, किस मंदिर का डॉक्यूमेंट होगा कि उसने? एग्जैक्टली कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये है कि आपको परेशान करना है, आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन लेनी है, तो इस वजह से ये सब कार्रवाई। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट आपने जो बताया कि कलेक्टर को पावर दे दिया है डिक्लेयर करने का, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब कलेक्टर इसका किस तरह मिसयूज़ कर सकता है, क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? देखिए, ऐसा है कि जो जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है ना, उसमें एक 1976 का इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उनका एक ख़त सारे चीफ मिनिस्टर्स के नाम, वो उसमें पब्लिश्ड है। उसमें लिखा है कि हमें मालूम है कि बहुत बड़ी तादाद में वक्फ प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के कब्ज़े में हैं पूरे मुल्क में, बल्कि इसमें स्टेट वाइज वो भी तफसील भी लिखी हुई है कि किस स्टेट में कहाँ, किस स्टेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट के कब्ज़े में। तो उन्होंने उसमें लिखा कि अगर आपको ये है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो आप उसको एक्वायर कर लीजिए, जो कानून है एक्वायर करने का, उसके अगेंस्ट कंपेंसेशन देना है, वक्फ बोर्ड को कंपेंसेशन दे दीजिए लीज की तरह। हाँ, या फिर आप उसको पहला तो एक्वायर कर लीजिए, ओनरशिप बदल जाएगी। दूसरा ये है कि आप उसको लीज पे ले लीजिए, लेकिन मार्केट रेट के ऊपर उसका किराया देना शुरू कर दीजिए और पहले से दीजिए। इनमें से कोई भी काम कर लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। तो ये बड़ी तादाद में वक्फ प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के कब्ज़े में हैं, तो जो कि खाली हो जानी चाहिए थी। 2013 का जो कानून आया उसमें इंदिरा गांधी के उस ख़त को कानून का हिस्सा बना दिया गया। अच्छा,
अब ये उसको ख़त्म करके उसका उल्टा ये कर रहे हैं कि जितनी प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के कब्ज़े में हैं उसके लिए कलेक्टर डिक्लेयर कर सकता है ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है ही नहीं। और उसमें आगे लिखा है कि जहाँ कलेक्टर ये ऑर्डर पास कर दे तो वो फ़ौरन रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी उसकी ओनरशिप चेंज करेगा, म्यूटेशन, और स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेगा, जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को लिख के ऑर्डर देगी कि अपने लिस्ट में से इसको खारिज कर दीजिए। ये सब एक्ट में, बिल में लिखा हुआ है। ये सब मामला अदालत भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं पहुंचेगा, सीधे कलेक्टर का फैसला, सीधे कलेक्टर का फैसला, ख़त्म मामला। अब जैसे आजकल मैं यहाँ पर मतलब मुझे कुछ डाउट हो रहा है, बहुत सारी मस्जिदों पर दावा होता है कि ये मस्जिद पहले मंदिर थी, या कई मस्जिदों के बारे में दावा किया था कि यहाँ पर कोई भगवान वो प्रकट हुए हैं, उर्दू में बोलते हैं नमूदार हुए हैं। अब उसका केस भी चलता है, तो क्या इस मामले में भी कलेक्टर को राइट होगा, उसने अगर डिक्लेयर कर दिया कि नहीं ये मंदिर की जगह है? देखिए ऐसा है कि किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में, अभी मैं उस पर आऊँगा, अगर वो उसके स्टेट वक्फ बोर्ड के पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है जिसकी बुनियाद पे उसका ये फ़ैसला है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन वो किसी भी तरह से नाजायज़ कब्ज़े में है, उसमें वो पॉइंट भी आ गया जो आप फरमा रहे हैं, किसी भी तरह से नाजायज़ कब्ज़े में है, तो उसको खाली करवाने के लिए जो कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है वो स्टेट वक्फ बोर्ड कर सकता है, और उसके बेसिस के ऊपर फ़ैसला कर दे कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ है और ऑर्डर करे कि भाई आप खाली करिए, है ना। उसके बाद जिससे खाली करने को ऑर्डर दिया जा रहा है उसका ये हक़ है कि वो ट्रिब्यूनल में अपील करे, वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील करे। वक्फ ट्रिब्यूनल भी अगर ये फ़ैसला करता है कि हाँ ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसको खाली कर देना चाहिए, तो खाली कर देना है। तो ये सब पावर ले करके कलेक्टर को दे रहे हैं। कलेक्टर मीन्स अपना मातहत, वो भी पावर, वो भी जो आपने फरमाया वो भी ये। देन एक चीज़ ये नई ला है कि वक्फ जो है उसकी डेफिनेशन बहुत उम्दा दी हुई है पहले से ही, वो ख़त्म, और किस तरह दी है, इतने साल से कानून चल रहे हैं, उनमें जो कमियां हैं इन द लाइट ऑफ वेरियस केसेस विच आर गोइंग ऑन इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, उसकी रोशनी में कानून में तब्दीली की करके और मजबूती दी गई वक्फ के डेफिनेशन को 2013 के बिल में, एक्ट में, उसको ख़त्म, वो डेफिनेशन ख़त्म। उसकी जगह सिर्फ इतना लिख रहे हैं कि कोई भी वक्फ तब माना जाएगा वो जबकि वो एक ऐसा आदमी करे जो कम से कम 5 साल से इस्लाम के ऊपर प्रैक्टिकली कायम हो। बात बताइए, मतलब 5 साल तक वो सबूत पेश करेगा मुसलमान है, हाँ, तब उसका वक्फ एक्सेप्ट किया जाएगा। तब उसका वक्फ एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब हंसी आने वाली बात है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, ये अजीब सी मज़ाक़-ख़ेज़ बात है। देन कलेक्टर को है किसी प्रॉपर्टी को, वो मैंने आपको बता ही दिया, उसके बाद फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स हैं कि वो सर्वे कमिश्नर नहायत उम्दा प्रोविज़न है कि हर स्टेट गवर्नमेंट जो है सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करे वक्फ के लिए, सर्वे कमिश्नर जो कि सर्वे करे, और जाहिर है वो तो गवर्नमेंट का ही ऑफिसर होता है, और उसके बेसिस के ऊपर जो वो रिपोर्ट कर दे कि हाँ भाई ये हो गया, तो उस हिसाब से सर्वे हो गया मुकम्मल, और उसी हिसाब से रेवेन्यू में चेंजेस हो जाने चाहिए और सर्वे हो गया कंप्लीट। अब सर्वे कमिश्नर अपने अंडर में असिस्टेंट और एडिशनल सर्वे कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकता है, वो सब मिल के ये काम करें। वो सारी पोस्टें ख़त्म, सब पावर कलेक्टर को, सर्वे कमिश्नर भी ख़त्म। ट्रिब्यूनल खाली वक्फ का नहीं होता, ट्रिब्यूनल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जगह जगह ट्रिब्यूनल्स हैं। ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है कि चूँकि कोर्ट ऑफ लॉ के पास काम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बहुत काम केसेस पेंडिंग रह जाते हैं, उनकी मदद करने के लिए और काम आसानी से हो जाए, आगे बढ़ जाए, इससे वेलफेयर मेजर तरह तरह के ट्रिब्यूनल्स बने हुए। पूरे हर जगह ट्रिब्यूनल का ये कानून है कि फैक्ट के बेसिस के ऊपर ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग फाइनल है, फैक्चुअल। लेकिन अगर कोई लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है तो हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। इन एनी केस आर्टिकल 32 भी एक है जो कि स्वीपिंग पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, किसी भी मामले में किसी का कोई हक मारा गया हो तो उसको वापस हक दिलाने के लिए, वो सब खुला हुआ है।
लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल की फाइनलिटी ही ख़त्म, ट्रिब्यूनल के डिसीजन की जो फैक्चुअल फाइनलिटी है लाइक एनी अदर ट्रिब्यूनल इन इंडिया, लेकिन वक्फ के लिए वो ख़त्म। और सुनिए, वक्फ ट्रिब्यूनल के 3 मेंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग लॉ। एक जुडिशरी का सिटिंग ऑफिसर, जुडिशल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट जज हो या सेशन जज हो, एक दूसरा सिविल सर्विस का सिटिंग ऑफिसर, और तीसरा एक्सपर्ट ऑफ मुस्लिम लॉ। बहुत उम्दा कानून है। उसमें से ये कह रहे हैं पहले 2 तो ठीक है, मुस्लिम लॉ का एक्सपर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकाल दो उसको। अब क्या क्या बताएं आपसे, मतलब कोई चीज़ कोई कल सीधी है ही नहीं। इन्होंने तो मतलब एक कानून कोई बनाता है, कोई अमेंडमेंट होता है तो एक उसूल रखा जाता है, यहाँ तो तमाम उसूलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। एग्जैक्टली। स्टेट वक्फ बोर्ड का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, जो आप पूछ रहे थे, वहाँ चेयरमैन जो है वो बड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट होता है और डेमोक्रेटिक तरीके से ही ख़त्म उसको हटाया भी जाता है। ये सब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा कोई मेंबर्स भी मुख्तलिफ कैटेगरीज से रखे जाते हैं। अब ये बिल में ये कह दिया कि चेयरमैन का अपॉइंटमेंट और चेयरमैन का रिमूवल सब स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है, जिसको चाहे रखे जिसको चाहे हटाए। मतलब स्टेट जिसको चाहेगी चेयरमैन बना देगी। मेंबरान्स अब पहले जो उनके पास पावर थी वो नहीं, अब नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। देन वाकिफ़ आप जानते हैं जो वक्फ करता है, डोनर है। तो वाकिफ़ की जो मंशा है, जो उसने जाहिर कर दी शुरू में ही वक्फ देते वक्त, मैं चाहता हूँ कि ये जो इनकम आए इससे बेवाओं को वजीफ़े दिए जाए, फ़र्ज़ कीजिए, है ना। तो वाकिफ़ की मंशा की अब कोई अहमियत नहीं है, वो ख़त्म इसमें। मतलब वाकिफ़ ने जिस मकसद के लिए, जिस मंशा के लिए वक्फ किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सेंट्रल जैसे चाहेगी उसका इस्तेमाल करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वो, स्टेट गवर्नमेंट को भी वो पावर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो। तो फिर वक्फ का मतलब ही क्या रहेगा? इसको फिर वक्फ क्यों माना जाएगा? हाँ, है ही नहीं, वो ख़त्म कर रहे हैं ना, हर तरह से जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। देन एक जगह ये है कि अगर किसी वक्फ में कोर्ट ने कोई फ़ैसला दिया है और कोई स्कीम बताई है कि इस हिसाब से वक्फ चलना चाहिए और उसको दोनों फरीक़ैन ने मान लिया है, तो वो कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको वैसे ही मान लिया जाएगा और उसको भी वक्फ उसी तरह से माना जाएगा। ये वो भी ख़त्म कर रहे हैं कि नहीं, कोर्ट का कोई फ़ैसला असर नहीं चलेगा, हम तय करेंगे। और बल्कि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। तो ये तरह तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी इनको फिक्र नहीं है। कोर्ट का फैसला भी नहीं माना जाएगा, इनका जो कलेक्टर कहेगा भाई मोतबर होगा। यस। देन जो मैं भी आपसे अर्ज़ कर रहा था वो उसका ताल्लुक़ है वक्फ बाय यूज़र से। एक कॉन्सेप्ट है वक्फ बाय यूज़र, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो। 200 साल से 300 साल से वक्फ चला आ रहा है, वो वक्फ बाय यूज़र माना जाएगा। वो भी उतना ही वक्फ है जितना कोई भी वक्फ होगा। लेकिन चूँकि ये अब ये कह रहे हैं, इन्होंने तो क्लियर लिख दिया वक्फ बाय यूज़र का प्रोविज़न ख़त्म, एक तो क्लियर बिल्कुल ये लिख दिया। प्लस ये कह रहे हैं कि अगर आपको कंटिन्यू रखना है एज ए वक्फ प्रॉपर्टी तो पोर्टल पे लाइए और वहाँ वक्फ डीड भी लाइए। वक्फ डीड नहीं है तो ख़त्म मामला। मतलब अभी तक जो वक्फ मतलब स्टेट वक्फ बोर्ड है या सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, तो इन दोनों के यहाँ जो प्रॉपर्टी एज अ वक्फ रजिस्टर्ड है, इसको वक्फ माना जाएगा या यहाँ जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है पहले से उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डेट चाहिए? हर एक के बारे में कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कहाँ क्या रिकॉर्ड है एग्जिस्टिंग। तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सारे मुसलमानों पर, सारे प्रॉब्लम ही तो क्रिएट उठ जाएगा। हाँ, तो प्रॉब्लम ही तो क्रिएट करनी है ना मुसलमानों के लिए। स्टेट वक्फ बोर्ड को प्रैक्टिकली कलेक्टर का मातहत बना दिया है इसमें। तो स्टेट वक्फ बोर्ड कलेक्टर के मातहत काम करेगा। जबकि वो स्टेट लेवल की बॉडी है, कलेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का हेड है यहाँ। यस। और अगर 6 महीने के अंदर, नया कानून आने के बाद 6 महीने के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ वहाँ रजिस्टर नहीं हुई और उनका वक्फ डीड वहाँ नहीं अपलोड किया गया, उसकी वक्फ की वैल्यू ख़त्म, किरदार ख़त्म, और वो कोई कानूनी हैसियत, उसका हक़ ये भी नहीं होगा कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उसके ख़िलाफ़ जा सके। ये भी लिखा है।
अच्छा, इसका इतलाक जो खाली प्रॉपर्टीज़ है या जहाँ पर मजहबी इबादत गाहें नहीं बनी उस पर हो गया? ये कहीं नहीं लिखा, ये कहीं नहीं लिखा है, तो उनका मेंशन नहीं है कहीं भी नहीं लिखा है, सब इसके दायरे में आ उनका डिस्क्रिप्शन है, उनका डिस्क्रिप्शन है। बहुत बड़ी मुसीबत है, प्रॉब्लम होगी। मुतवल्ली भी इतने एक्टिव नहीं होते या डॉक्यूमेंट्स तो अमूमन होगा ही नहीं, हाल की जो चीज़ें हैं उसका, जबकि ये सारा का सारा जो है डायरेक्ट वायलेशन है आर्टिकल 25, 26, 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी क्लियर। बिल्कुल। देन एक है लिमिटेशन एक्ट, एक अलग कानून है लिमिटेशन एक्ट। उसमें ये है कि साहब अगर मुझे आपके किसी एक्शन से मुझे दुख है और मैं समझता हूँ फ़लाँ मेरा कानूनी हक़ जो है वो मारा गया है, तो मैं उसके ख़िलाफ़, आपके ख़िलाफ़ कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता हूँ। लेकिन ये नहीं होगा कि मैं चाहे जब चला जाऊँ, उसके लिए टाइम लिमिटेशन होता है। या आपने मेरे साथ कोई ज़्यादती की या मैंने आपके साथ कोई ज़्यादती की, उसके आप इतने साल के अंदर जा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर आप इतने साल में नहीं गए तो आपका हक़ ख़त्म। उसको कहते हैं लिमिटेशन एक्ट। एक जनरल है, तरह तरह के जो हुकूक़ की पामाली है उसके लिए तरह तरह से लिमिटेशंस हैं। तो वक्फ़ एक्ट जो है, वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ उसी में वक्फ़ एक्ट में लिख करके वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ को लिमिटेशन एक्ट से मुस्तस्ना कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। बहुत दिनों से चला रहा है। और ख़ाली वक्फ़ नहीं, सब मज़हबों की, सब रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ ऑल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लिमिटेशन एक्ट। लेकिन इसमें बिल में ये लिख रहे हैं कि लिमिटेशन एक्ट से जो एग्जेम्पशन है वो ख़त्म, लिमिटेशन एक्ट लगेगा। मतलब ये कि सब ख़त्म। जो प्रॉपर्टीज़ कहीं नाजायज़ कब्ज़े में हैं और वो लिमिटेशन एक्ट से कवर्ड हैं और आपका टाइम निकल गया, ख़त्म, आप कुछ नहीं कर सकते। वो उसका लिमिट ख़त्म, कैरेक्टर, वक्फ कैरेक्टर। तो ये बड़े बड़े चेंजेस हैं बिल में। जी, बहुत मतलब भारी चेंजेस हैं। ऑडिट के लिए वो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट जो है किसी भी वक्फ के लिए ऑर्डर कर सकती है कि इसका स्पेशल ऑडिट होना चाहिए, हो जाए, ठीक है, फ़ाइन। लेकिन उसमें साथ साथ ये भी लिखा था कि जो वक्फ की इनकम है, एनुअल इनकम, उससे 1.5% से ज़्यादा फ़ीस पेएबल नहीं होगी ऑडिटर को। छोटी सी बात है और बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है इनकम का ही तो थोड़ा सा हिस्सा दिया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि उससे कोई मतलब नहीं। बहुत सी छोटी छोटी वक्फ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसके 50,000 भी नहीं आते साल भर में। उसने अगर कहा कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि आपको 1.5 लाख रुपए इसके देने हैं ऑडिटर की फ़ीस, तो आपको देने हैं, वक्फ बेचना पड़े बेचो। मतलब 1.5 लाख क्यों फीस दी जाएगी जब उतनी आमदनी नहीं है? हाँ, तो वो ख़त्म कर दिया ना। अच्छा, अभी जो वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है वो कितनी है, कितना रेवेन्यू आता है? देखिए, रेवेन्यू वाली बात तो अलग है, लेकिन ये कि वो आपने अच्छा सवाल किया कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं कितनी। इसलिए कि इधर काफ़ी वो हैं अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिगर्स आ रही हैं कि कितनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देयर इज़ ओनली वन फिगर विच इज़ ऑथेंटिक रिगार्डिंग द नंबर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया, एंड दैट इज़ 4,90,021 490,021 4,90,021। ये जस्टिस सच्चर कमेटी की पेज नंबर 220 पे लिखी हुई है। और वहाँ खाली एक फिगर नहीं लिखी, वहाँ पूरे स्टेट का, पूरे इंडिया का चार्ट है, स्टेट वाइज चार्ट है। हर स्टेट ने लिख करके दिया है, हर स्टेट के वक्फ बोर्ड ने लिख करके दिया है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी इतनी है। उसमें तो प्रॉपर्टी भी कुछ कम होगी, कुछ ज़्यादा होगी जी, कहीं 10 बीघा, कहीं 10 एकड़, कहीं। हाँ, वो बहरहाल एक प्रॉपर्टी मानी जाएगी, उसकी वैल्यू, उसमें चाहे जितना वो कवर्ड हो एरिया। लेकिन अब आ रही फिगर 8 लाख 9 लाख की जी। तो वो क्या फ़िगर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो है एक फ़िगर, लेकिन वही क्या फ़िगर है। अभी रिसेंट के सालों में, हाल के सालों में गवर्नमेंट ने ही उसका GIS सर्वे करवाया। GIS सर्वे के मतलब होते हैं कि एक प्रॉपर्टी में, अगर एक वक्फ प्रॉपर्टी है जो कि सच्चर कमेटी के और स्टेट वक्फ बोर्ड के हिसाब से एक प्रॉपर्टी है, उसमें अगर 4 बिल्डिंगें बनी हैं तो वो 4 हो गई वहाँ। अच्छा, हाँ। तो जो 9 लाख का फिगर है उसका नाम है मैनेजेबल यूनिट्स, उसमें लिखा है
कि दीज आर मैनेजेबल यूनिट्स। अगर 4 प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग मैनेज की जा रही हैं तो ईच बिकम्स 1 मैनेजेबल यूनिट, तो 4 हो गई। तो इस वजह से वो फिगर बढ़ गई है। एक्चुअली फिगर 4,90,000 का है। अच्छा, इसके इस्तेमाल अभी तक किस तरह वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मुसलमानों के बीच इस्तेमाल हो रहा था, क्या तरीक़ा था? वो बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वजह से बड़ी तादाद में कॉलेजेस, स्कूल्स और मेडिकल फैसिलिटीज़, बड़ी लाखों की तादाद में बेवाओं को वजीफ़े, और जो ज़रूरतमंद अफराद हैं बेवाओं के अलावा भी उनकी हेल्प, स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप्स। मैं तो खुद रहा हूँ, आई हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कंबाइंड वक्फ बोर्ड ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड चंडीगढ़। वो वक्फ बोर्ड को वो कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ये उसके पास पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उसके बजाय उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया था जिसको सब पावर वो बोर्ड की थी, वो मैं था। तो आई हैड एन ओकेजन कि बहुत करीब से देखने का। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। लोग का इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, उसके आज से थोड़ी, पता नहीं कब से चल रहा है। हाँ, दूसरा ये मेरा वतन बहराइच है ईस्टर्न यूपी में, वहाँ पर सैयद सालार मसूद कादरी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह है, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है। उससे इतनी बड़ी तादाद में, दर्जनों की तादाद में जो हैं इदारे चल रहे हैं, हाँ, फलाह बहबूद के लिए। ऐसी ही सब जगह है। बहुत और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए भी कानून मौजूद है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ डेवलपमेंट के लिए कानून भी मौजूद है और उसके लिए पूरा बंदोबस्त मौजूद है। वो काम भी बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। तो वही सब काम जो है स्टेट गवर्नमेंट्स का है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का है, उसको मॉनिटर करना। लेकिन वो सब ना करके अब ये है कि वो सब ख़त्म करो किस तरह। तो डायरेक्ट असर पड़ेगा, चूँकि कॉलेजेस चल रहे थे, स्कूल चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, या बेवाओं को वजीफ़ा दिया जा रहा है, तो सारी चीज़ें मुतासिर होगी इस कानून से अब। अच्छा, अभी ये जो एक्ट है ये जेपीसी में गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिल, हाँ, ये जो बिल है, तो अभी कई सारी इसकी मीटिंग हो चुकी है। पिछले दिनों भी 3 दिन की मीटिंग हुई है। कुछ स्टेट्स में जाकर के उन्होंने मीटिंग की, कई सारे स्टेक होल्डर को बुलाया भी गया। फैज़ान मुस्तफ़ा भी गए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी, आप भी गए उसमें। तो क्या बातचीत हुई? आप भी गए, आपने करीब से देखा, जेपीसी का क्या मिजाज लग रहा है आपको? देखिए, ऐसी पहली चीज़ तो ये है कि जेपीसी ने जब हमको इन्वाइट किया है जी, तो लिख करके भेज दिया था कि यहाँ जो कुछ डिस्कशन हो वो कहीं आपको शेयर नहीं करना। और जब शुरुआत हुई मीटिंग की तो जेपीसी चेयरमैन साहब ने फिर पढ़ के सुनाया, जो कि मिनट्स का पार्ट भी बन गया। कहा कि ये आपको कहीं, तो लिहाजा उसके ऊपर तो मैं डिस्कशन आपसे नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये कि जेपीसी को अपनी बातें सब बता दी गई हैं और 45 मिनट तक मेरा प्रेजेंटेशन पिन ड्रॉप साइलेंस से सारे मेंबर्स ने बैठ के सुना। उसके बाद अच्छे फ्रूटफुल डिस्कशंस हुए। तो आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट हिंट फॉर यू। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? जो चेयरमैन है, क्या मिजाज लग रहा है? जो सजेशन आ रहे हैं उसको इंक्लूड करेंगे या नहीं? सजेशन जो आ रहे हैं उसको इंक्लूड करना करने का क्या सवाल है, ज़रूर करेंगे वो तो, वरना तो पार्लियामेंट की तौहीन हो जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों खबर आई संजय सिंह ने और अपोजिशन के कई सारे एमपीज़ ने बायकॉट किया, कहा कि जो चेयरमैन साहब हैं वो उसूलों के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हाँ, वो तो देखिए बातचीत करने में कुछ कर सकते हैं उसूलों के खिलाफ वर्जी, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। और वो भी एक परसेप्शन हो सकता है, किसी के मुताबिक वो खिलाफ वर्जी है, किसी को नहीं। लेकिन ये कि जो चीज़ लिख करके पेश हो गई, वो वहाँ ऐसे नहीं करते, पक्का काम करते हैं वो। उन्होंने पहले ही कह दिया था, लिख के भेज दिया था मुझे कि आपका जो प्रेजेंटेशन होने वाला है वो पहले ही आप हमको भेज दीजिए ताकि हम उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फिर आया कि नहीं साहब, आप उसकी 40 कॉपीज़ भी ले आइएगा बना करके, 40 मेंबर्स को, हाँ, मेंबर्स को देने के लिए। तो सबके पास मौजूद है, वहाँ उनके रिकॉर्ड में मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। लिहाजा उसको इंक्लूड न करना उसके मतलब नहीं है कोई ख़ास। लेकिन ये एक पॉलिटिकल फ़ैसला होना है, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स जो हैं, कितने फेवर में आने हैं, कितने नहीं आने हैं। पॉलिटिकल क्लीनिंग्स क्या है, जहाँ जहाँ से सपोर्ट मिल रही है वो सब लोग उसके हक़ में हैं कि नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसके हक़ में हैं कि नहीं है, इस पे डिपेंड करेगा। नहीं, जैसे मुस्लिम तंजीमों को बुलाया गया, आपको बुलाया गया क्योंकि आपकी लगातार नज़र है, प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा को भी इन्होंने मौका दिया था, दूसरे साइड्स के लोगों को भी। तो क्या इसको पॉजिटिव साइड समझना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं समझना चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है
वो ये है कि इसमें जो कुछ वो हमसे कह रहे हैं कि आप हमको बताइए आपकी क्या राय है, वो काहे पे कह रहे हैं, वक्फ बिल के ऊपर। वक्फ बिल वो पहले ही फ्रेम कर चुके, अब कह रहे हैं उसके बारे में बताइए। अंग्रेज़ी की एक कहावत है, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जब तांगा चलना है तो आगे घोड़ा रहेगा या तांगा? आगे तो घोड़ा रहेगा ना। यहाँ तांगे को आगे रख रहे हैं, घोड़ा को पीछे। क्यों? क्योंकि ये काम जो है पूरे मुल्क से पूछना, स्टेक होल्डर्स से पूछना, मुस्लिम तंजीमों से पूछना, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करना, ये सब वक्फ बिल बनने से पहले होना था। यस, कोई कानून बन रहा है जो कि हुआ ही नहीं। अब तो एक फॉर्मेलिटी है कि साहब चूँकि मजबूरी की हालत में जेपीसी को रेफ़र हो गया मामला तो ये पूछ रहे हैं, लेकिन ये कि दैट इज़ नॉट प्रॉपर फुलफिलमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस और लेजिस्लेटिव ट्रेडिशंस का प्रॉपर फुलफिलमेंट वो नहीं है। वो है फुलफिलमेंट जो कि सच्चर कमेटी ने किया और पहली वाली जेपीसी ने किया। उन्होंने सच्चर कमेटी 18 महीने तक घूमी पूरे मुल्क में और तमाम सब डेटा कलेक्ट किया। ये जो है जेपीसी जो है वो तो कई साल तक घूमी पूरे मुल्क में और तमाम सब डेटा कलेक्ट किया उसकी बुनियाद, और उसके बाद फिर उसकी वेटिंग हुई बाय दी कंसल्टेंट्स, और उसके बाद फिर उसकी वेटिंग हुई कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज के ज़रिए, फिर उसके बाद कैबिनेट ने पास किया, तब हुआ ये काम। ये जेपीसी भी तो गए थे कुछ शहरों में, अहमदाबाद, बेंगलोर। जब हमने कहना शुरू किया कि आप तो कहीं गए नहीं, तो फिर एक दो जगह जा कर के फॉर्मेलिटी में, लेकिन ये कि वो बात तो अपनी जगह रही कि बिल बनाने से पहले पहली चीज़ तो ये कि बिल में कोई भी ऐसा प्रपोजल है ही नहीं जिसका कोई जस्टिफिकेशन हो, एक भी नहीं है। तो क्या चीज़ पूछने जा रहे हो आप भाई? आप तो पहले ये बताओ कि जो 2014 में बिल 2013 में एक्ट बन के तैयार हो गया, उसके इम्प्लीमेंटेशन में 10 साल में क्या क्या कमियां आई वो बताओ ना आप। उस पर कोई रिपोर्ट ही नहीं है। That's why I am saying this. अच्छा, जैसे इस बिल को रोकने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी तंजीमों की अपील पर QR कोड के जरिए लोगों ने अपने सजेशन भेजे, कॉपी पेस्ट सब लोगों ने, इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नहीं देखिए ऐसा है, ये तो है ही है, कम से कम एक तरह से रेफरेंडम हो गया। आई वुड से यस, 1 करोड़ 20 लाख बहुत बड़ी तादाद है। ये फिगर उन्होंने एक्सेप्ट किया है। हाँ, 1 करोड़ शायद 18 लाख या कितने सब की है उन्होंने। अब वो और बहुत से लोग अभी तक भेजे चले जा रहे हैं। अब तो उनका ईमेल एड्रेस तो मिनिस्ट्री का तमाम सब ईमेल एड्रेसेस हैं, आप भेज दीजिए। कोई भी अपनी बात कभी भी लिख सकता है। मतलब उन्होंने जो कुछ रूल बनाया उसके अलावा भी बहुत से लोग भेज रहे हैं, ज़्यादातर बाई पोस्ट भी भेज रहे हैं। बहरहाल तो वो इवन वो मान लिया जाए 1 करोड़ 18 लाख, तो इट्स ए टोटल रेफरेंडम एंड आई एम श्योर ओवरवेलमिंगली अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ द वक्फ बिल्स, ऑल द प्रपोजल्स। बिल्कुल, तो एक रेफरेंडम है और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है बिल के खिलाफ। यहाँ सारी तंजीमें कह रही हैं, कई स्टेट वक्फ 2 स्टेट वक्फ बोर्ड्स ने रेजोल्यूशन पास किया बाय यूनानिमस वॉइस, कर्नाटक और तेलंगाना और कर्नाटक, 2 ने। स्टेट वक्फ बोर्ड ने सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। स्टेट वक्फ बोर्ड ने कर तो दिया, वही तो है वो स्टेक होल्डर्स। उन्होंने तो कह दिया कि साहब ये तो हमें मंजूरी नहीं है, टोटल का टोटल रिजेक्ट कर देना जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वही स्टेक होल्डर है तो वही रिजेक्ट करेंगे। यस, वही तो स्टेक होल्डर। अच्छा, किन किन मुस्लिम तंजीमों को बुलाया गया जेपीसी में बात पेश करने के लिए? मुस्लिम तंजीमों में तो सबसे पहले तो गालिबन यहाँ फैज़ान मुस्तफ़ा साहब तो गए ही थे, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा, यहाँ जमीयतुल उलमा, यस जमीयतुल उलमा हिंद भी गई, और देखना पड़ेगा कौन कौन सी तंजीमें गई। एक आखिरी सवाल कि ये जो वक्फ बिल है, जो कानून है, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को तो बुलाया ही था। जी, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया भी एक तंजीम है। जी, तो हमारी ट्विन 2 हैं तंजीमें, दोनों को बुलाया था, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और इंटरफेथ कोएलिशन फॉर पीस। दोनों की तरफ से आपने नुमाइंदगी? तो नहीं, खाली मैं अक्सर नहीं गया, मेरे साथ जो लोग गए थे ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, एक हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं इरफान बेग साहब, वो और प्लस नजीब जंग साहब, और जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब, ये तो ज़कात फाउंडेशन रिप्रेजेंट करते हुए। इंटरफेथ को रिप्रेजेंट करते हुए
डॉक्टर उदित राज, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल्ड कास्ट के, देन मिस्टर अजमेर सिंह, जर्नलिस्ट, और तीसरे रेवरेंड फादर डॉक्टर पैकेम सैमुअल, हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट हैदराबाद के डायरेक्टर। इतने लोग गए थे। अच्छा, ये जो अभी बिल है या कानून अगर बन सकता है तो आम मुसलमानों की ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? आम मुसलमानों की ज़िंदगी पे देखिए, ऐसा है कि लाखों की तादाद में तो मस्जिदें हैं, लाखों की तादाद में कब्रिस्तान हैं। अब मस्जिद से ही इंसान मुसलमान की ज़िंदगी शुरू होती है और कब्रिस्तान में ख़त्म होती है, तो सारा असर है, कहाँ कुछ बचा। बीच में जो है वो तालीमी इदारे हैं, अस्पताल हैं और वजीफ़े हैं और तरह तरह की इमदाद हैं ज़रूरतमंदों की, तो टोटल इफ़ेक्ट, टोटल इम्पैक्ट मतलब हर एक मुसलमान की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। ये जो संघ परिवार के जो एजेंडा है कि मुसलमानों को उनके मज़हब से दूर कर दो, बस नाम का मुसलमान रहने दो, तो क्या ये उसी पॉलिसी का हिस्सा है? हाँ, वो तो खैर वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कि बहरहाल वो अपनी तरफ से अपनी समझ के हिसाब से जो है तो कोशिश कर ही रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया ज़फ़र महमूद साहब, अपने टाइम दिया और वक्फ मुद्दे पर बातचीत की। कैसी लगी आपको हमारी गुफ्तगू? अगर आपका कोई और सवाल हो, कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, दोबारा हम जानने की कोशिश करेंगे। और मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।